एक ऐसा खूंखार व्यक्ति जिसने न सिर्फ 184 लोगों की हत्या करी बल्कि 2000 हाथियों को भी मौत के घाट उतार दिया। और जब पुलिस उसे पकड़ने जाती थी तब वो उन्हें भी मौत की नींद सुला देता था। फिर एक बार जब एक आईपीएस ऑफिसर उसे पकड़ने गया तो उसने उस आईपीएस ऑफिसर को जान से तो मारा ही, साथ ही साथ उसकी कटी हुई खोपड़ी से फुटबॉल भी खेली। तो चलिए बात करते हैं इसी खूंखार व्यक्ति की जिसका नाम था वीरप्पन। दोस्तों, उस समय वीरप्पन का नाम सुनकर पूरा का पूरा दक्षिण भारत कांप जाता था। इस नाम ने 1970 से लेकर 2000 तक लगभग 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक दक्षिण भारत के पूरे प्रशासन की नाक में दम करके रखा था, जिसको पकड़ने के लिए सरकारों को 220 करोड़ रुपए तो खर्च करने पड़े, तब भी वो उसे जिंदा नहीं पकड़ पाए। और यही वजह है कि आज भी जब वीरप्पन की बात होती है तब लोग एक पल को सहम जाते हैं, जिसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो आज हम आपको बताएंगे। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को उस वक्त के मद्रास के कोयम्बटूर जिले के एक छोटे से गांव गोपीनाथम में हुआ था। बचपन से ही वीरप्पन ने अपने चारों ओर सिर्फ और सिर्फ गरीबी ही देखी थी, जिसे देखकर उसके मन में कुछ ऐसे भाव उमड़ने लगे जिन्होंने उसे जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनने की ओर धकेल दिया। वीरप्पन ने जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम अपने चाचा सलवाई गाउंडर के साथ में रखा, जो कि उस जमाने के एक प्रसिद्ध चंदन तस्कर हुआ करते थे। एक चंदन तस्कर के रूप में अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले वीरप्पन को भला कहां पता था कि उसका यही कदम आगे चलकर उसे कहां ले जाने वाला था। बचपन से ही चाचा के साथ रहने वाले वीरप्पन ने क्राइम को काफी नजदीक से देखा था और यही कारण था कि वो क्राइम करने में जरा भी हिचकिचाता नहीं था, बेझिझक था। अपनी ही तरह बहुत से तस्करों से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई और देखते ही देखते वीरप्पन ने छोटी उम्र में ही बंदूक चलाना भी सीख लिया। उसका निशाना इतना सटीक हुआ करता था कि वह जब भी हाथी पर गोली चलाता था तब गोली सीधे उसके सिर के बीच में जाकर लगती थी, जिससे हाथी की मौके पर ही मौत हो जाती थी। और इसी वजह से उसका नाम महज 17 साल की उम्र में ही जंगल के सबसे सटीक निशानेबाज शिकारियों में शामिल हो जाता है, जिसने हाथियों के साथ साथ इंसानों को भी मारना शुरू कर दिया था। थोड़े समय तक अपने चाचा के साथ काम करने के बाद वीरप्पन ने खुद ही चंदन की तस्करी चालू कर दी और वो हाथी दांतों के साथ साथ चंदन की भी तस्करी करने लगा। अब धीरे धीरे पूरे यूरोप में वीरप्पन की चर्चाएं होने लगीं, जिससे वो पुलिस और प्रशासन की आंखों में चढ़ने लगा। साल दर साल गुजरते गए और तस्करी से एक खूनी बन चुके वीरप्पन का आतंक अब परवान चढ़ने लगा था। लेकिन वीरप्पन सरकार की हिट लिस्ट में तब आया जब उसने साल 1987 में एक फॉरेस्ट ऑफिसर को और 1991 में एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर की हत्या कर दी। उसके इन दो कामों से वीरप्पन सरकार की नजरों में चढ़ गया और उसको पकड़ने के ऑपरेशंस काफी तेज हो गए। उसके ऊपर इनाम रखा जाने लगा, लेकिन वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं था। हालांकि जंगल के अन्य तस्कर, जिनसे वीरप्पन आगे निकल चुका था तस्करी के मामले में और अपने धंधे में, उन्हें वीरप्पन से इस कदर जलन होने लगी थी कि वो उसकी जानकारी पुलिस को दे दिया करते थे, यानी कि मुखबिरी कर देते थे। जब वीरप्पन को इस बारे में जानकारी हुई तब धीरे धीरे उसने अपनी मुखबिरी करने वालों को भी रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। और फिर आता है एक ऐसा दिन जब वीरप्पन ने ठान लिया कि उसे जंगल में रह रहे सारे विरोधी गुटों को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ अपना साम्राज्य खड़ा करना है। कुछ सालों में ही वो जंगल का बेताज बादशाह बन गया, जिसने कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों के चप्पे चप्पे पर अपनी हुकूमत बना ली। करीबन 2000 हाथियों को उनके दांतों के लिए मारने वाले वीरप्पन पर सरकार की भी नजर थी और जब सरकार ने जंगल में सख्ती की तो उसने मौके का फायदा उठाकर हाथी के दांतों की जगह 10 चंदन की तस्करी करी। और ऐसा कहा जाता है कि वीरप्पन ने अपने पूरे जीवन में 10,000 टन चंदन बेचा, जिसकी कीमत करीबन 2 अरब रुपयों से भी ज्यादा थी। अब सरकार को एक ऐसे ऑफिसर की तलाश थी जो वीरप्पन को वाकई में पकड़ सके और यहीं पी श्रीनिवास नाम के एक आईएफएस ऑफिसर ने ये जिम्मेदारी संभाली, जिन्हें कर्नाटक सरकार में डीसीएस का पद दिया गया। पी श्रीनिवास ने वहां के जंगल में अपना नेटवर्क बनाना शुरू किया और 1986 में उन्होंने वीरप्पन को पकड़ने में सफलता भी हासिल करी। और अब शुरू हुई वीरप्पन की पूछताछ और फिर केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में मौजूद उसके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई, जहां से करोड़ों का चंदन बरामद हुआ। एक बार की बात है कि पी श्रीनिवास कहीं बाहर गए हुए थे और यहीं मौका पाकर वीरप्पन चकमा देकर भाग खड़ा हुआ।
पी श्रीनिवास को जब ये पता चला तो उन्होंने इस बार वीरप्पन को पकड़ने के लिए उसके गांव में नेटवर्क बिल्ड करना शुरू कर दिया और लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। यही उसने वीरप्पन की बहन को भी नौकरी दिलवा दी, जिससे लोगों को उस पर विश्वास बढ़ गया। हालांकि वीरप्पन को जब उसके बारे में मालूम हुआ तब उसने एक बार धोखे से पी श्रीनिवास को बुलाकर उसकी हत्या कर दी और उसकी खोपड़ी से फुटबॉल खेली। 1990 इस साल में वीरप्पन की शादी हो गई और इसी बीच पुलिस ने उसके चंदन के एक और ठिकाने पर धावा बोल दिया। यहीं से वीरप्पन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और वो पुलिस से और भी ज्यादा भड़क गया। 1992 में उसको पकड़ने के लिए गई एक पुलिस टीम पर भी उसने धावा बोल दिया, जिसमें हरिकृष्ण नाम के एक ऑफिसर वीर गति को प्राप्त हो गए। वीरप्पन का आतंक तो पूरे क्षेत्र में था, लेकिन उसकी एक बात जो दूसरे तस्करों या माफियाओं से उसे अलग बनाती थी वो थी उसकी शख्सियत। वो अपने एरिया के साधारण लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था। उसके उलट वो उन्हें संरक्षण के साथ साथ पैसे से भी काफी मदद करता था। उसके ऐसे ही कामों की वजह से वहां के लोग उसे काफी सपोर्ट करते थे। लेकिन उसे जब भी कभी ये खबर लगती थी कि गांव का कोई भी पुलिस का खबरी बनकर घूम रहा है तो वो उसे मारने में एक पल भी नहीं सोचता था। वक्त गुजरता जा रहा था, इलाके में उसका आतंक परवान चढ़ता जा रहा था। क्या पुलिस, क्या प्रशासन और क्या सरकार, सभी उसके आगे बौने नजर आते थे। 1993 का पलार ब्लास्ट, जहां पर उसने एक साथ 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, उसे भला कौन ही भूल सकता था। वीरप्पन को पकड़ने के लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया गया, लेकिन वो किसी के भी हाथ नहीं लगने वाला था। जल्द ही आईपीएस ऑफिसर के गोपाल कृष्णन को ललकारता है और उन्हें खुद को पकड़ने की चुनौती देने वाले पोस्टर्स पूरे गांव में लगवा देता है। अब ये खबर उस समय सनसनी की तरह फैल जाती है और फिर के गोपाल कृष्णन उकसावे में आकर उसको पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, जहां उन पर हमला होता है और उनकी की पूरी टीम मारी जाती है। साथ ही वो भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ये सिलसिला कुल मिलाकर अब आम बात हो गई थी। कभी पुलिस वीरप्पन के आदमियों को मारती तो कभी वीरप्पन के आदमी पुलिस वालों को मौत के घाट उतार देते थे। माफिया गिरी में उसने हर वो काम किया जिसने उसे लाइमलाइट में लाने का काम किया। उसने सुपरस्टार राजकुमार, कर्नाटक के मंत्री नागप्पा को अगवा कर सभी के मन में अपने खौफ को भर दिया था। हालांकि जब सुपरस्टार राजकुमार गिरफ्तार हुए तब सरकार पर इतना दबाव बना कि उन्हें वीरप्पन से बातचीत करनी पड़ी और उसकी कुछ शर्तें मान लेने पर वीरप्पन ने सुपरस्टार राजकुमार को छोड़ा। एक किताब के हवाले से तो ये कहा जाता है कि कर्नाटक सरकार ने उस समय वीरप्पन को 20 करोड़ रुपए दिए थे। हालांकि राजकुमार ऐसी किसी डील से मना करते आए और जब वीरप्पन ने मंत्री नागप्पा को अगवा किया तो सरकार ने उसकी बात नहीं मानी, जिससे गुस्सा होकर उसने मंत्री को बेरहमी से मार डाला। उसका आतंक इतना ज्यादा था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता जी ने 2003-2004 के बीच आईपीएस ऑफिसर के विजय कुमार को वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी, वो भी जिंदा या मुर्दा। इतना ही नहीं, उस समय वीरप्पन के ऊपर सरकार ने 5 करोड़ का इनाम भी घोषित किया था, जो आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के बाद दूसरा सबसे बड़ा इनाम था। वीरप्पन अक्सर अपना खौफ दुनिया तक फैलाने के लिए अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करवा के उन्हें मीडिया के पास भेजा करता था, जिससे उसे एक अलग खूंखार पहचान मिलती थी। के विजय कुमार ने वीरप्पन की यही सारी वीडियोस देखी और उन्हें ये तो समझ में आ गया कि उसे आंखों में मोतियाबिंद है, क्योंकि जब वो ये वीडियोस में किताबें पढ़ रहा था तब उसे आंखों में दिक्कत हो रही थी और वो पढ़ नहीं पा रहा था। के विजय कुमार समझ गए कि वीरप्पन को अपनी आंखों के इलाज के लिए जल्द से जल्द जंगल से बाहर आना होगा और यही मौका होगा जब वीरप्पन को पकड़ा जा सकेगा। दरअसल जंगल में वीरप्पन की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते पुलिस उसे पकड़ने में हर बार नाकामयाब हो जाती थी। के विजय कुमार के 2 खबरियों ने वीरप्पन के बारे में जानकारी जुटाई और पता लगाया कि वो कब अस्पताल जाएगा। जब पुलिस को यह पता चला कि अब वीरप्पन जंगल से निकलने वाला है, तब एक मीटिंग करके पुलिस टीम के ही 2 एक्सपीरियंस्ड लोग उस एम्बुलेंस के ड्राइवर बनाए गए जो वीरप्पन को अस्पताल ले जाने वाली थी। 18 अक्टूबर 2004 के दिन वीरप्पन एम्बुलेंस में सवार हुआ और उसके साथ उसके हथियारबंद साथी भी एम्बुलेंस में थे। जब एम्बुलेंस धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट के पपरापट्टी में पहुंची तब उसमें बैठे वीरप्पन और उसके साथियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई और उन्हें वीरप्पन के साथ गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन कुकून नाम दिया गया, जिसको पूरा करने वाले पुलिस वालों को सम्मानित भी किया गया।
ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए रास्ते में एक जगह एम्बुलेंस का रास्ता ब्लॉक किया गया और मौका पाकर दोनों ड्राइवर एम्बुलेंस से उतरकर सामने खड़ी पुलिस की टीम से जुड़ गए। वीरप्पन समझ गया कि उसके साथ षड्यंत्र हुआ है और उसके साथ बैठे साथियों ने पुलिस पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। बदले में पुलिस ने भी एम्बुलेंस पर 350 राउंड से ज्यादा फायर किए और यहीं वीरप्पन अपने साथियों के साथ ढेर हो गया। तो वीरप्पन की यह कहानी लोगों के सामने सिनेमा के माध्यम से लेकर आए राम गोपाल वर्मा, जब उन्होंने साल 2016 में इस फिल्म का निर्माण किया। 27 मई 2016 को रिलीज हुई और फिल्म में वीरप्पन का किरदार बहुत ही शानदार ढंग से दर्शकों के सामने पेश किया गया। इस फिल्म में शानदार डायरेक्शन के साथ बेहतरीन ऑडियो इफेक्ट भी डाले गए, जिस वजह से ये फिल्म काफी शानदार है। इस फिल्म में संदीप भारद्वाज, सचिन जोशी, लीसा रे और उषा जाधव प्रमुख भूमिका में है। इस फिल्म में डायरेक्टर के साथ साथ पूरी स्टार कास्ट ने बेहतरीन काम किया और वीरप्पन के खूंखार स्वरूप और उसके जुर्म की दुनिया में किए गए कामों को हम सभी के सामने पेश किया गया। संदीप भारद्वाज ने वीरप्पन के किरदार को इतने अच्छे ढंग से निभाया कि मानो स्वयं वीरप्पन ही अपनी फिल्म में अभिनय कर रहा हो। IMDb में इस फिल्म को 5.2 की रेटिंग मिली है और गूगल पर 70% लोगों ने इस फिल्म को अपनी प्रतिक्रिया लाइक के रूप में दी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।